नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं डिफेंस मास्टर पर और एक नया आपके लिए सेशन लेकर आया हूं। और आज के इस सेशन में आज के दिन यहां पर जो एक एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ है यूपीएससी के द्वारा ईपीएफओ का, उसका मैं यहां पर आपके साथ डिस्कशन करूंगा। ठीक है, तो यूपीएससी ईपीएफओ का जो एग्जामिनेशन होता है उसमें 120 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें इंग्लिश के 20 क्वेश्चन यहाँ पर आए थे, है ना। मैथ्स के क्वेश्चन थे, एक दो रीजनिंग के भी क्वेश्चन थे। बाकी जो चीजें थी वो जनरल स्टडीज, करंट अफेयर, लेबर लॉज वगैरह से, और कुछ जो चीजें थी वो यहाँ पर अकाउंटिंग से यहाँ पर आई थी। तो मैं आप लोगों के साथ ये जो डिस्कशन यहाँ पर करूंगा, ये पर्टिकुलर वो डिस्कशन यहाँ पर होगा जो चीजें मैंने आपको पढ़ाई हुई हैं, है ना। जो मैं अपने डीएनए सेशन में, मैंने अपने पॉलिटी के सेशन में, हिस्ट्री के सेशन में, स्टैटिक जीके के सेशन में जो जो चीजें मैंने आपको यहाँ पर पढ़ाई हुई हैं, जो आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकती है अगर आप कोई दूसरे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए यहाँ पर ये सेशन यहाँ पर बनाया गया है। और इस सेशन के थ्रू मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगा, और मैं आपको ये भी यहाँ पर बताऊंगा कि जो चीजें आप मेरे द्वारा यहाँ पर पढ़ा रहा हूं मैं आपको, और वो चीजें अगर आप रेगुलर बेसिस पे यहाँ पर रिवाइज करोगे तो एग्जामिनेशन में 30+ क्वेश्चन जो है वो आप आसानी से यहाँ पर अटेम्प्ट कर लोगे। ठीक है, ये मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, और जो भी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ अगर आप उनको रेगुलर बेसिस पे यहाँ पर प्रैक्टिस करोगे, रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर आप रिवीजन यहाँ पर करेंगे तो डेफिनेटली एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस जो हैं वो यहाँ पर अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर सेशन में मैंने जीएस और करंट अफेयर के क्वेश्चन इंक्लूड करे हैं, और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इनमें उन क्वेश्चंस को जो है वो मैंने इंक्लूड किया जो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। ठीक है, ताकि वो चीजें आपको अच्छी तरीके से रिवाइज हो सके। और बाकी मैथ्स के क्वेश्चन तो बहुत ही आसान थे, है ना। सारे क्वेश्चन जो है वो मैथ्स के आप यहाँ पर कंप्लीट कर सकते थे, चाहे वो अर्थमेटिक वाला पार्ट हो, चाहे वो एडवांस मैथ्स का पार्ट हो। एक रीजनिंग का क्वेश्चन आया था, वो भी काफी आसान था। तो ओवरऑल अगर हम यहाँ पर कहेंगे तो इन क्वेश्चंस के अलावा, ठीक है, अगर आपने मैथ्स और रीजनिंग मेरा पढ़ा हुआ है तो आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि उन क्वेश्चंस को भी काफी अच्छी तरीके से इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, इंग्लिश वाला जो सेशन था वो बहुत सिंपल यहाँ पर आया था। ठीक है, उसमें अगर हम बात करेंगे तो जो भी आपके ग्रामर वगैरह वाले पोर्शन थे वो भी आपको क्लास में पढ़ाया गया है ना। उसमें सिनोनिम एंटोनिम बहुत सिंपल थे, लेकिन वो सब भी डिस्कशन में यहाँ पर जो है वो इंक्लूड किया गया है। तो ओवरऑल हम यहाँ पर समझेंगे कि पेपर का यहाँ पर पैटर्न क्या था और किस तरीके से आप कितना यहाँ पर स्कोर कर सकते थे। ठीक है, अगर आपने डिफेंस मास्टर अभी ऐप यहाँ पर डाउनलोड नहीं किया है तो आप डिफेंस मास्टर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और अपने वेरियस डिफेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हो, चाहे वो आपका सीडीएस एग्जामिनेशन हो, चाहे वो आपका एफकेट एग्जामिनेशन हो। अभी आपका टेरिटोरियल आर्मी का भी जो एग्जामिनेशन है वो यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, तो उसका भी कोर्स हमारे पास अवेलेबल है, और एसएसबी इंटरव्यू, ठीक है, वो भी कोर्स यहाँ पर आपको मिलेगा। तो आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और मुझसे भी यहाँ पर कनेक्ट हो सकते हो। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। सबसे पहला क्वेश्चन जो यहाँ पर था, अच्छा एक बात यहाँ पर ये याद रखिएगा, ठीक है, ये मैंने इंटरनेट से एक पीडीएफ यहाँ पर ली है, ठीक है, जिसमें ये क्वेश्चन पेपर यहाँ पर अवेलेबल है। तो इसमें जो पहले से ये ब्लैक कलर में मार्किंग यहाँ पर है ना, तो इसको आप यहाँ पर क्या करिएगा कि इसको इग्नोर करिएगा। ठीक है, तो ये चीज जो है ना, मतलब जिसका ये क्वेश्चन पेपर होगा उसने यहाँ पर ये मार्क किया हुआ है। तो हो सकता है कि इसमें कई सारे क्वेश्चन आपको गलत देखने को मिले। ठीक है, तो इसलिए इसको आप यहाँ पर इग्नोर करिएगा, और बाकी मैं जो भी यहाँ पर आंसर होंगे उनके बारे में मैं आपसे बात करूंगा। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन देखिए जो आपको बताया गया है। ठीक है, इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ द कैबिनेट मिशन। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन प्लान जो यहाँ पर था, तो इसमें यहाँ पर बात हो रही है कि कौन था जो कि आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि मेंबर नहीं था। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन प्लान जो आया था वो कब आया था, वो 1946 में आया था। क्रिप्स मिशन जो था वो 1942 में यहाँ पर आया था। ठीक है, क्रिप्स मिशन को जो है वो पूरी तरीके से यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया था, गांधी जी ने उसे आउटडेटेड चेक यहाँ पर संज्ञा यहाँ पर दी थी। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, एग्जामिनेशन में बन सकता है क्वेश्चन। तो अब यहाँ पर क्या है, इसमें कौन कौन से मेंबर थे जो आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर आप इसमें देखेंगे तो यहाँ पर क्या है कि इसमें लॉर्ड जो यहाँ पर पैथिक लॉरेंस थे, ये आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये यहाँ पर प्रेजेंट थे। स्टैफर्ड क्रिप्स के बारे में अगर हम देखेंगे तो ये भी आपको प्रेजेंट देखने को मिलेंगे, और एबी अलेक्जेंडर जो थे ये भी आपको यहाँ पर प्रेजेंट देखने को मिलेंगे। तो लॉर्ड वॉवेल जो थे वो यहाँ पर क्या है, वो यहाँ पर इसके मेंबर नहीं थे। सो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी जो है ये हमारा राइट आंसर है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट प्लेयर इन द हिस्ट्री ऑफ टेस्ट क्रिकेट टू टेक 200 विकेट्स अगेंस्ट लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन यहां पर आपसे पूछा जा रहा है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। फर्स्ट प्लेयर इन द हिस्ट्री ऑफ टेस्ट क्रिकेट टू टेक 200 विकेट्स अगेंस्ट लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन। तो इनका नाम यहां पर क्या है, तो इनका जो नाम आप यहां पर देखेंगे तो ये यहां पर क्या है, इनका नाम है रविचंद्रन अश्विन। ठीक है, ये काफी अच्छा क्वेश्चन था, करंट अफेयर में आपको पढ़ाया गया है। और बेसिकली यहां पर क्या है कि ये रविचंद्रन अश्विन ने यहां पर किया है, और ऐसा पहले किसी ने नहीं किया था। ठीक है, और इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर है ये आपको
रविचंद्रन अश्विन यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है भाई, चलिए। यूनेस्को हैज बीन ऑब्जर्विंग February 21 as the International Mother Language Day since 2000. The idea to celebrate the International Mother Language Day was the initiative of which of the following nation? ठीक है, मतलब कि जो 21 तारीख यहाँ पर है, 21 फरवरी, इस दिन हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे जो है वो यहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं, और ये यूनेस्को के द्वारा यहाँ पर जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। और यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है ये आपको पेरिस में देखने को मिलेगा, है ना। ऑड्रे ओजुलो जो है वो इसकी आपको डायरेक्टर जनरल देखने को मिलेगी, एक महिला है। और 21 फरवरी को जो है वो मदर लैंग्वेज डे यहाँ पर मनाया जाता है, और ये इंडिया का नहीं है इनिशिएटिव, ये बांग्लादेश का इनिशिएटिव आपको देखने को मिलेगा। सो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। बांग्लादेश की राजधानी जो है वो आप देखेंगे तो वो है आपकी ढाका। टका यहाँ पर करेंसी जो है वो यूज करी जाती है। शेख हसीना जी यहाँ की प्राइम मिनिस्टर हैं, और यहाँ के पहले प्रेसिडेंट जो हैं जिनको बाघ बंधु भी कहा जाता है, ठीक है, तो वो भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, शेख मुजीबुर रहमान, तो उनके भी 100 साल यहाँ पर बर्थ एनिवर्सरी के हो गए थे, उसके लिए एक मूवी भी यहाँ पर बन रही है जिसके डायरेक्टर होंगे संजय बेनेगल। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। सो बांग्लादेश जो है इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक है, डॉक्टर नगोजी ओकोंजा इवियाला was recently selected as the first woman director general of WTO. She hails from which one of the following countries? ठीक है, तो याद रखिएगा ये पहली महिला डायरेक्टर जनरल है WTO की, है ना, और पहली है फर्स्ट फ्रॉम अफ्रीका कॉन्टिनेंट। ठीक है, फर्स्ट फ्रॉम अफ्रीका कॉन्टिनेंट भी आपको यही देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो ये भी बात आपको यहाँ पर बिल्कुल ध्यान रखनी है, नोट कर लेना है इसको। ठीक है, ये क्वेश्चन भी जो है स्टेटमेंट वाइज आपके आगे के एग्जामिनेशन में जो है वो पूछे जा सकते हैं। तो ये जो कंट्रीज यहाँ पर बिलोंग करती हैं ये है नाइजीरिया, और नाइजीरिया की जो राजधानी है ये आपको अबूजा यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, नाइजीरिया की कैपिटल हो गई अबूजा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है ये कहां पर है, ये आपको जिनेवा में देखने को मिलेगा। ठीक है, इसकी स्थापना जो थी वो 1995 में यहाँ पर हुई थी। इससे पहले इसका जो नाम था वो था गैट, GATT। ठीक है, और उसको यहाँ पर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने जो है वो यहाँ पर इसको रिप्लेस यहाँ पर किया था। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ पर रहा, द कलादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट विल कनेक्ट इंडिया विथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। ठीक है, कौन सी कंट्री को यहाँ पर जो है ये कनेक्ट यहाँ पर करेगा। तो मैंने आपको कई बार यहाँ पर बताया है, कई बार मैंने आपको सितवे पोर्ट के बारे में जानकारी दी है। ठीक है, कई बार मैंने आपको रखाइन स्टेट के बारे में बताया है ना, रखाइन स्टेट, और कई बार जो है मैंने आपको रोहिंग्या मुस्लिम्स के बारे में बताया है। ठीक है, कि रोहिंग्या मुस्लिम्स कहाँ से हैं, है ना, तो ये भी चीजें जो है आपको ध्यान रखनी है। तो बेसिकली यहाँ पर जो ये कलादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट होगा ये इंडिया को म्यांमार से कनेक्ट करेगा। ठीक है, सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ये क्वेश्चन अभी मतलब आप ये मान लीजिए कि जो अभी मैंने यहाँ पर सैटरडे को जो द हिंदू एनालिसिस किया था, ठीक है, उसमें मैंने आपको ये पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ाया था एनजीटी के बारे में, है ना, क्योंकि उसमें क्या था कि उसमें ट्रिब्यूनल वगैरह के बारे में बात हुई थी, तो मैंने एनजीटी के बारे में आपको जानकारी जो है वो पूरी यहाँ पर बताई थी। और इसमें से एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो आप एग्जामिनेशन में क्वेश्चन को पढ़ते टाइम जो है वो आपने इसको रिलेट नहीं किया होगा। ठीक है, तो एनजीटी की जो स्थापना हुई थी वो 2010 में हुई थी, बिल्कुल, ये बिल्कुल बात यहाँ पर सही है। ठीक है, और पहली जो कंट्री थी जिसने यहाँ पर एनजीटी को एस्टेब्लिश किया था वो थी ऑस्ट्रेलिया, दूसरे नंबर पर थी न्यूजीलैंड, और याद रखिएगा इंडिया वाज द फर्स्ट डेवलपिंग कंट्री। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि पहली जो यहाँ पर डेवलपिंग कंट्री थी जिसने यहाँ पर एनजीटी को यहाँ पर एस्टेब्लिश किया था तो वो कौन सी थी, वो आपको इंडिया यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, आर्टिकल 21 जो है जो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में बात करता है। ठीक है, उसके सहारे हम ये कह सकते हैं कि एक अच्छा एनवायरमेंट यहाँ पर मिलना चाहिए, तो वहां से ये प्रेरणा लेकर एनजीटी की स्थापना जो है वो यहाँ पर करी गई थी। ठीक है, एनजीटी के जो अभी के टाइम पीरियड पर हमको यहाँ पर चेयरपर्सन देखने को मिलेंगे, उनका नाम है जस्टिस आदर्श कुमार गोयल, AK गोयल जी। ठीक है, ये नाम भी आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद इसका जो पर्पस यहाँ पर होता है कि जो भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड या उसके प्रोटेक्शन से रिलेटेड यहाँ पर चीजें होती हैं, ठीक है, उनका एक्सपीडिटियस जो है वो यहाँ पर डिस्पोजल किया जाता है। बेसिकली इसका जो टाइम पीरियड है वो 6 महीने का यहाँ पर टाइम पीरियड दिया गया है ना, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। टोटल 7 लॉज होते हैं जिसके अंतर्गत एनजीटी जो है वो यहाँ पर काम करता है ना। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के अंतर्गत ये काम नहीं करता है। आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि सही नहीं है, तो याद रखिएगा कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के अंतर्गत काम नहीं करता है। ये स्टेटमेंट मैंने आपको क्लास में बोला था कि इसको ध्यान रखिएगा। कोर्ट में और ट्रिब्यूनल में एक बहुत बड़ा डिफरेंस यहाँ पर होता है, तो इसलिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, और ये नेचुरल जस्टिस के फिनोमिना पे यहाँ पर काम करता हुआ दिखाई देगा। तो आपसे पूछा गया कि कौन सा करेक्ट नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो गया। ठीक है भाई, चलिए Which one of the following is the mandate of the committee of estimates? ठीक है, मतलब कमिटी ऑन एस्टिमेट जो है उसमें यहाँ पर ये बात हो रही है।
तो आप लोगों को जो भी मैंने यहाँ पर कमिटीज पढ़ाई है इंडियन पॉलिटी में, है ना, इंडियन पॉलिटी की क्लासेस देख सकते हो, इंडियन पॉलिटी की पीडीएफ आप देख सकते हो। उसमें आपको क्या गो थ्रू करना है, इसमें जो एस्टिमेट कमिटी है उसको गो थ्रू यहाँ पर करना है। तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पर मिलेगा, ये मिलेगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ए जो है हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। इट रिपोर्ट्स ऑन व्हाट इकोनॉमी इज इंप्रूवमेंट इन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, if efficiency or administrative reforms consistent with the policy underlying the estimate may be effected। ठीक है, सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ये क्वेश्चन करंट अफेयर का क्वेश्चन है। इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 के हिसाब से इंडिया की जो रियल जीडीपी यहां पर होने वाली है 2021-22 में वो कितनी होगी, तो इसका आंसर है 11%। ठीक है, सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपको वर्ल्ड बैंक के बारे में, आरबीआई के बारे में, आईएमएफ के बारे में, ठीक है, और इकोनॉमिक सर्वे यहां पर क्या कहता है, ये चारों इंपॉर्टेंट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन याद रखनी पड़ेगी क्योंकि ये आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बना सकती है। ठीक है भाई, चलिए ये क्वेश्चन देखिए, नीति आयोग के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो नीति आयोग के बारे में काफी सारी चीजें मैंने आपको कुछ दिन पहले ही पढ़ाई थी, है ना। तो नीति आयोग की जो स्थापना हुई थी वो 2015 में हुई थी, है ना। इसके जो प्रेसिडेंट होते हैं, चेयरपर्सन होते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। अभी के टाइम पीरियड पर इसको जो वाइस चेयरमैन है उनका नाम है राजीव कुमार। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और अभी के टाइम पीरियड पर जो इसके सीईओ हैं उनका नाम है अमिताभ कांत। ठीक है, ये तो अभी की बात यहां पर हो गई। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहां पर पहले नंबर पे बात करेंगे तो पहले नंबर पर जो वाइस प्रेसिडेंट यहां पर थे, ठीक है, जो पहले वाइस पर्सन थे, चेयरपर्सन नीति आयोग के, उनका नाम था अरविंद पनगरिया। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर सीडीएस एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, अरविंद पनगरिया। और दूसरा क्वेश्चन आपको ये ध्यान रखना है कि इसके जो पहले सीईओ थे उनका नाम था सिंधुश्री खुल्लर। ठीक है, सिंधुश्री खुल्लर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये भी मैंने आपको बताया था। और इसका ये सब नहीं पूछा गया आपसे, आपसे पूछा गया कि इसका फुल फॉर्म बताइए, है ना। तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए, व्हाट इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम एज, ठीक है, एट विच द सब्सक्राइबर कैन ज्वाइन द अटल पेंशन योजना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी देखिए डायरेक्ट आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया है। ठीक है, अटल पेंशन योजना के बारे में कई सारी चीजें मैंने आपको पहले भी पढ़ाई हुई है। ठीक है, और कोई भी न्यूज वगैरह अगर यहाँ पर आता रहता है तब भी मैं उन चीजों को यहाँ पर कवर करता हूँ। तो आपसे यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि अटल पेंशन योजना जो है, ठीक है, उसमें कौन लोग यहाँ पर हैं जो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, 21 से 58, ठीक है, या फिर 18 से 40, 18 से 50, या फिर 21 से 60 ईयर्स तक। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो यहाँ पर क्या होगा। ठीक है, उस एक बात यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, वैसे तो अटल पेंशन योजना जो थी ना वो 2010-11 में लॉन्च हो गई थी। ठीक है, 2010-11 में इसको लॉन्च कर दिया गया था, लेकिन इसको दोबारा भी लॉन्च किया गया था 2015 में। ठीक है, 2015 में इसको यहाँ पर लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसमें बेसिकली यहाँ पर क्या होता है कि इसमें जो एज यहाँ पर डिसाइड करी गई है ये 18 से 40 साल तक की डिसाइड करी गई है। ठीक है, सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखिए करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ठीक है, आप देख सकते हैं, इसको भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है करंट अफेयर में। ठीक है, तो यहां पर बोला गया है कि द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट, ठीक है, द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट जो यहां पर किताब लिखी गई है ये किसके द्वारा लिखी गई है, ये किताब लिखी गई है दलाई लामा जी के द्वारा। ठीक है, सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि विच डे हैज बीन डिक्लेयर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू बी सेलिब्रेटेड, ठीक है, एवरी ईयर एज अ पराक्रम दिवस। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन जो है ये एग्जामिनेशन में पूछा गया है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर ये सुभाष चंद्र बोस जी की बर्थ एनिवर्सरी है। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जी की यहाँ पर ये बर्थ एनिवर्सरी है जो यहाँ पर सेलिब्रेट करी जाती है। ठीक है, और इसको अब डिसाइड किया गया है कि हम लोग क्या करेंगे, इसको हम पराक्रम दिवस के रूप में जो है वो यहाँ पर मनाएंगे। ठीक, तो ये क्वेश्चन यहाँ पर है, तो 23 जनवरी को मनाया जाता है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अ कॉपी ऑफ द फेमस 16th century artwork Salvator Mundi, which was reportedly stolen, has recently been recovered by the police in Italy. ठीक है, द पेंटिंग इज एट्रीब्यूटेड टू whom among the following। ठीक है, तो ये पेंटिंग जो आपको देखने को मिल रही है किसने बनाई है, तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन जो पेंटिंग यहाँ पर बनाई है लियोनार्डो दा विंसी। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। इटली की राजधानी जो है वो रोम है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर आपको फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। ठीक है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है उसको नोबेल प्राइज भी मिला है। ठीक है, नोबेल पीस प्राइज 2020। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। द ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021, ठीक है, मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग प्लेस इंडिया एट विच रैंक। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो यहां पर आपसे ये पूछा जा रहा है कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स जो यहां पर दिया गया है, ठीक है, उसमें यहां पर जो रैंकिंग है
वो आपको बताना है कि वो रैंकिंग यहाँ पर कौन सी है, कौन कौन से नंबर पर है। ठीक है, तो आपको पढ़ाया गया क्वेश्चन है ये। पहले नंबर पर आपको यूएसए देखने को मिलेगा। ठीक है, सेकंड नंबर पर आपको रशिया देखने को मिलेगा। ठीक है, थर्ड नंबर पर जो है ये आपको चाइना देखने को मिलेगा, और फोर्थ नंबर पर जो है ये प्यारा भारत आपको देखने को मिलेगा। तो इंडिया की रैंकिंग जो है ये कौन सी है, ये फोर्थ है। और अगर आपसे फिफ्थ पूछ लेंगे तो इसका जो यहाँ पर आंसर होगा ये होगा जापान। ठीक है, सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नाओमी ओसाका won the women's single title of the Australian Open tennis tournament 2021. Who among the following was defeated by her in the finals? ठीक है, हमेशा मैं क्लास में बोलता हूं कि केवल विनर का नाम आपको नहीं याद रखना है, आपसे जो क्वेश्चन है वो ये भी पूछा जा सकता है कि भाई उन्होंने डिफीट किसको किया था। ठीक है, तो देखो यही क्वेश्चन जो है वो एग्जामिनेशन में आ गया है ना। बाकी अगर हम ऑस्ट्रेलियन ओपन के बारे में बात करेंगे, फ्रेंच ओपन के बारे में बात करेंगे, विंबलडन के बारे में बात करेंगे, तो मेंस में सब में तो नोवाक जोकोविक ने जीता है ना। लेकिन फीमेल में क्या है कि तीनों अलग अलग प्लेयर हैं। तो सिमोना हेलेप जो है ये गलत आंसर है, ये आंसर नहीं होगा इसका। और अभी जो आपका यहाँ पर सीएपीएफ का एग्जामिनेशन था उसमें नाओमी ओसाका के बारे में बात हुई थी, क्योंकि उन्होंने जो है वो विंबलडन से यहाँ पर क्विट कर दिया था कि भाई मुझे विंबलडन जो है वो यहाँ पर नहीं खेलना है। ठीक है, तो नाओमी ओसाका ने यहाँ पर किसको हराया था, ये हराया था जेनिफर ब्रैडी। ठीक है, सो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है ये साल का पहला ग्रैंड स्लैम होता है। ठीक है, और ये हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। Which one of the following does निर्गुण भक्ति refer to? ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने आपको हिस्ट्री की क्लासेस जो पढ़ाई हुई हैं, ठीक है, तो उसमें यहाँ पर बात हो रही है। बाकी देखो क्लास से क्या है, ये तो नॉर्मल भी आप कर सकते हैं। एक होता है सगुण, एक होता है निर्गुण। तो सगुण में क्या होता है कि आप साकार ब्रह्म की प्रार्थना करते हो। ठीक है, बेसिकली जो स्टैचू वगैरह होते हैं, आइडल वर्शिप वगैरह जो होती है, वो सब चीजें आप यहाँ पर मानते हैं। और निर्गुण भक्ति में क्या होता है कि आप उनके निराकार रूप को यहाँ पर जो है वो पूजा करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, ये होगा आपका एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ गॉड वर्शिप। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। What did आईने अकबरी seek to promote within the frontiers of the मुगल स्टेट? ठीक है, तो आईने अकबरी जो है वो अबुल फजल ने लिखी थी, है ना। और उसमें यहाँ पर क्या है कि उसमें अकबर का जो टाइम पीरियड था उसके बारे में जानकारी यहाँ पर दी गई है। तो मुगल स्टेट के दौरान आईने अकबरी यहाँ पर क्या प्रमोट करना चाहती थी, ये आपको यहाँ पर जो है वो बताया जा रहा है। सो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। बाकी इसमें एलिमिनेशन मेथड से भी आप क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सोशल हार्मनी विद द सपोर्ट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग रूलिंग क्लास। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो गया इसका, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। गांधी जी ने अपना जो यहाँ पर दांडी मार्च स्टार्ट किया था, ठीक है, ये कौन सी प्लेस से स्टार्ट किया था, तो साबरमती से गए थे, ये साबरमती आश्रम। ठीक है, अहमदाबाद जो है वो साबरमती नदी के किनारे यहाँ पर बसा हुआ है। और आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि ठीक है दांडी तक गए थे और सॉल्ट लॉ जो है वो यहाँ पर ब्रेक किया था। ठीक है, सॉल्ट लॉ, और इसी से आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो है उसकी स्थापना यहाँ पर हुई थी, है ना, शुरुआत सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इस टाइम पीरियड पर जो हमारे वाइसरॉय थे उनका नाम था लॉर्ड इरविन। ठीक है, लॉर्ड इरविन। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स विल बी डायरेक्टली कनेक्टेड विद द आसाम बाय द प्रपोज्ड ब्रिज बिटवीन द ढुबरी एंड फुलबारी ओवर रिवर ब्रह्मपुत्र। ठीक है, तो अब यहां पर क्या है कि इस क्वेश्चन में देखिए आपको एक चीज ये समझ में आएगा कि ढुबरी एंड फुलबारी जो है, ठीक है, वो जो ब्रिज यहां पर होगा, ठीक है, वो यहां पर कौन से स्टेट को जो है वो यहां पर कनेक्ट करेगा, अरुणाचल प्रदेश को करेगा, ठीक है, या फिर आपसे ये पूछा जाए कि मेघालय को करेगा, वेस्ट बंगाल को करेगा, या आसाम को करेगा। तो ये चीज जो है ये आपसे यहां पर पूछी जा रही है। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए यहां पर आसाम को तो कनेक्ट करेगा ही, है ना, आसाम जो है उसको यहां पर कनेक्ट करेगा ही। लेकिन यहां पर जो ये फुलबारी रीजन आपको देखने को मिलेगा, ये कहां पर है, ये आपको मेघालय में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये मेघालय में लोकेटेड है। और ये डायरेक्टली एग्जामिनेशन का क्वेश्चन जो है ये मैंने आपको क्लास में पढ़ाया हुआ है ना, तो आप देख सकते हैं ये डायरेक्टली आपके पेपर में आया है। ठीक है, चलिए रामासार कन्वेंशन के बारे में कई बार मैंने चीजें आपको बताई हुई हैं। देख लो ये क्वेश्चन आया हुआ था, इंडिया ने रामासार कन्वेंशन जो है वो साइन किया था, बिल्कुल। ठीक है, रामासार जो है बेसिकली एक जगह है, ठीक है, 1971 में यहाँ पर ये रामासार कन्वेंशन है। और ये बेसिकली किसके ऊपर है, ये वेटलैंड्स के कंजर्वेशन के ऊपर है ना, जो वेटलैंड्स होते हैं उनका कंजर्वेशन आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। ये क्वेश्चन क्यों आया है, क्योंकि 42 पहले से थी, बाद में 4 और ऐड करी गई हैं, 2 हरियाणा में ऐड करी गई हैं अभी लेटेस्ट साइट, और 2 जो है वो गुजरात में ऐड करी गई हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं करंट अफेयर में क्वेश्चन जो है आपके साथ डिस्कस किया गया है। और रामासार कन्वेंशन जो है ये वेटलैंड कंजर्वेशन के ऊपर है, तो 76 नहीं है, 46 है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है ये हमारा राइट आंसर हो गया। अगर आपको ये भी पता होता ना कि 76 नहीं 46 है, तो भी देखो ये वाला ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता। ठीक है, मतलब सॉरी थर्ड वाला ना, तो शुरू के 2 ऑप्शन जो हैं वो यहां पर एलिमिनेट हो जाते हैं।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपसे ये पूछा जा रहा है कि भाई इनमें से कौन सा जो यहाँ पर फीचर है, ठीक है, वो यहाँ पर आपको प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का जो है वो यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, पहला ऑप्शन देखिए यहाँ पर दिया हुआ है प्रोवाइडिंग सब्सिडीज टू यूज फर्टिलाइजर हाई यील्डिंग वेराइटीज एंड पेस्टिसाइड्स। ठीक है, एक बात ये आपको देखने को मिल रही है। और दूसरी बात यहाँ पर जो है ये बोला गया है कि टू अचीव कन्वर्जेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इन इरिगेशन एट द फील्ड लेवल टू एक्सपेंड कल्टिवेबल एरिया अंडर द एश्योर्ड इरिगेशन एंड इंप्रूविंग ऑन फार्म वाटर यूज एफिशिएंसी। ठीक है, तो ये चीज जो है ये आपसे यहाँ पर देखने को मिल रही है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो स्कीम है ना ये 2015 में स्टार्ट करी गई थी। देखिए सारी स्कीम्स जो हैं वो आपको पता होना जरूरी है, और जो अभी चल रही हैं वो तो आपको बिल्कुल पता होना आवश्यक है। ठीक है, और एक बात आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है ना, मतलब सरकार जो है, केंद्र सरकार वो पूरा पैसा नहीं देता है, इसमें स्टेट को भी अपना शेयर जो है वो यहाँ पर देना होता है। ठीक है, तो ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जो है वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो नॉर्मल स्टेट में जो ये शेयर देखोगे तो 75-25 का है। ठीक है, 75% सेंटर देगा, 25% स्टेट देगा। ठीक है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये जो रेशियो आपको देखने को मिलेगा ये 90 और 10 का यहाँ पर रेशियो देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर क्या है कि ये वाला स्टेटमेंट देखो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ऑन वाटर जो यहाँ पर वाटर एफिशिएंसी है, ठीक है, वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर जो भी आपका कल्टिवेबल एरिया यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो वो कल्टिवेबल जो एरिया है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये वाला जो पॉइंट है ये भी आपको बिल्कुल यहाँ पर सही देखने को मिल रहा है। ठीक है, मतलब ये वाला जो पॉइंट है ये भी यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो इसमें से जो गलत है वो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ए देखने को मिलेगा। ठीक है, ये सारे जो पॉइंट हैं ये सही हैं और ऑप्शन नंबर ए जो है ये हमारा राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर ये बोला गया है, ठीक है, कि जो एलपीजी कस्टमर्स हैं उनको यहाँ पर क्या है कि वेल टारगेटेड सिस्टम ऑफ सर्विस डिलीवरी टू एलपीजी कस्टमर्स। ठीक है, तो एलपीजी कस्टमर्स जो हैं उनको यहाँ पर क्या है कि वेल टारगेटेड जो है वो सर्विस यहाँ पर प्रोवाइड करी जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर कौन सी योजना जो है वो आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है सहज हो गया, पहल हो गया, उदय उड़ान। तो देखो उदय और उड़ान तो यहाँ पर गलत ही हो गया। ठीक है, इसको तो पहले एलिमिनेट कर सकते हो। अब सहज है या फिर आपको जो है, ठीक है, आपको पहल यहाँ पर देखना है। तो ये जो स्कीम है ये आपकी पहल स्कीम है। ठीक है, पहल स्कीम के तहत यहाँ पर जो है वो सब्सिडाइज रेट बेसिकली यहाँ पर जो होते हैं, ठीक है, उनके तहत आपको यहाँ पर क्या होगा, एलपीजी सिलेंडर जो है वो आप यहाँ पर खरीद सकोगे। फिर उसके बाद ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा नहीं है ह्यूमंस में। ठीक है, तो ऊपर के तीनों हैं। ठीक है, और स्टेमन जिसको पुंकेश्वर यहाँ पर कहते हैं हिंदी में, वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो बायो में आपको पढ़ाया गया है। सो राइट आंसर इसका क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। डिफॉरेस्टेशन का इनमें से कौन सा कॉन्सिक्वेंस है जो आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी को डिक्रीज करेगा, सही है ये। सॉइल इरोजन को इंक्रीज करेगा, रेनफॉल को डिक्रीज करेगा, ग्राउंड वाटर जो टेबल यहाँ पर होती है उसको इंक्रीज करने में डिफॉरेस्टेशन का यहाँ पर कोई योगदान नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि ये डिफॉरेस्टेशन का कॉन्सिक्वेंस यहाँ पर नहीं होगा। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। फिर ये पूछा गया है, ये बायो का क्वेश्चन है। ठीक है, आपको पढ़ाया गया क्वेश्चन है ये कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रोमोसोम हैज अ मिसमैच्ड पेयर इन द नॉर्मल ह्यूमन मेल। ठीक है, तो नॉर्मल ह्यूमन मेल में यहां पर कौन सा है जो कि क्रोमोसोम मिसमैच यहां पर आपको देखने को मिलेगा, तो इसको हम बोलते हैं एक्स क्रोमोसोम। ठीक है, सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है वैक्सीन। ठीक है, तो वैक्सीन जो है वो लैटिन वर्ड से यहां पर आया, इसका मीनिंग क्या होता है, तो इसका मीनिंग होता है काउ। ठीक है, ये काफी अच्छा क्वेश्चन था, ये स्टैटिक में भी कवर कराया मैंने आपको। ठीक है, और जब भी वैक्सीन वगैरह का डिस्कशन यहाँ पर होता है, हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं, तब भी ये चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। सो राइट आंसर इसका क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। फिर उसके बाद यहाँ पर बोला गया कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट है ना, वेवलेंथ ऑफ माइक्रोवेव्स रेंज बिटवीन। ठीक है, तो ये आपको मैंने पढ़ाया हुआ है फिजिक्स में। ठीक है, तो उसमें अगर आप देखोगे तो उसमें जो यहाँ पर ये माइक्रोवेव्स देखने को मिलेंगी ये आपको इंफ्रारेड और रेडियो के बीच में देखने को मिलेगी। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इंफ्रारेड वेव्स और रेडियो वेव्स के बीच में जो है ये आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर यहां पर बोला गया है कि साइज ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो वो बेसिकली क्या होता है कि वो 1 एंगस्ट्रॉम होता है, तो इसका वैल्यू यहां पर जो होगा वो होगा 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, तो बेसिकली यहां पर ये 1 एंगस्ट्रॉम होता है और 1 एंगस्ट्रॉम की वैल्यू होती है 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। प्रोटॉन की खोज यहां पर किसने करी थी, ये तो कई बार मैंने आपको बताया है कि रदरफोर्ड ने देखिए न्यूक्लियस की खोज करी थी, लेकिन प्रोटॉन की खोज यहां पर गोल्डस्टीन ने करी है।
ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये हमारा राइट आंसर है। कई बार मैं आपको बोलता हूं कि इन दोनों में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, है ना। कई लोगों को लगता है कि रदरफोर्ड यहां पर होगा, लेकिन गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज करी थी, न्यूक्लियस की खोज जो है वो रदरफोर्ड ने करी थी। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर ये रेलवे के जोन है, ठीक है। 18 जोन के बारे में मैंने आपसे कई बार बात करी है ना। कई बार मैंने आपको जो अलग अलग जोन होते हैं वो कहाँ पर लोकेटेड है उनके बारे में भी चीजें बताई हैं, है ना। तो अगर आप इसको एलिमिनेशन मेथड से भी करोगे ना तो भी यहाँ पर हो जाएगा। ईस्टर्न का कोलकाता, वेस्टर्न का मुंबई, नॉर्दर्न का दिल्ली, सेंट्रल का नागपुर आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो रेलवे जोन के ऊपर यहाँ पर पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ये देखिए रिपब्लिक डे परेड में कौन से देश की यहाँ पर सेना थी जिसने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया। करंट अफेयर का बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन। तो बांग्लादेश, ठीक है। जो लिबरेशन वॉर हुआ था 1971 में, उसके 50 साल पूरे हो गए हैं, ठीक है। इसलिए बांग्लादेश की जो यहाँ पर परेड थी वो भी यहाँ पर रिपब्लिक डे में इंक्लूड करी गई थी। फिर उसके बाद यहाँ पर ये 8th शेड्यूल है जिसमें पहले 14 ऑफिशियल लैंग्वेज थी, बाद में 8 और ऐड करी गई हैं, ठीक है। उनमें से आपसे पूछा गया है कि कौन सा 8th शेड्यूल की लैंग्वेज नहीं है। तो डोगरी है, मैथिली है, संथाली है, ठीक है, लेकिन भोती यहां पर नहीं है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए फिर यहां पर देखिए ऑपरेशन गर्म हवा एंड सर्द हवा, ठीक है। ये ऑपरेशन एक्सरसाइज, ठीक है, मैंने ये आपके साथ करंट अफेयर में डिस्कस किया हुआ है। सो ऑपरेशन गर्म हवा और सर्द हवा जो है वो कौन कंडक्ट करता है, ये करते हैं बीएसएफ, ठीक है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जो कि बांग्लादेश और यहाँ पर जो हमारा पाकिस्तान है उसकी बॉर्डर को सिक्योर करने का काम करते हैं। सो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। फिर स्वतंत्र पार्टी के जो यहाँ पर फाउंडर हैं, ये स्टैटिक जीके का क्वेश्चन यहाँ पर आ गया जो एफकेट के लिए पढ़ाया गया है। तो इसकी स्थापना करी थी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ठीक है। सो इनको राजा जी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए, ये थे हमारे स्वतंत्र पार्टी के फाउंडर, ठीक है। तो ये पूरे के पूरे क्वेश्चन थे जो मैंने आपको मतलब बिल्कुल सामने सामने यहाँ पर पढ़ाए हुए थे, जो एग्जामिनेशन में आए हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि करीब 40 से ज्यादा क्वेश्चन जो हैं वो आप यहाँ पर जो मैंने आपके साथ डिस्कशन यहाँ पर किया हुआ है वो आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिले, ठीक है। अब इसमें क्या है कि करीब आप ये मान लीजिए कि 20 क्वेश्चन जो है वो आपके इंग्लिश के हैं, है ना। तो 20 क्वेश्चन इंग्लिश के जो हैं वो आपको इंग्लिश की क्लास में पढ़ाया गया है। उसमें ग्रामर हो गया, सिनोनिम हो गया, एंटोनिम वगैरह हो गया। तो उसके बेसिस पे भी अगर आप देखेंगे तो 20 में से 18 से 19 क्वेश्चन आप बहुत आसानी से सही कर सकते थे, क्योंकि इंग्लिश बहुत आसान यहाँ पर आई थी। मैथ्स के बारे में अगर हम बात करेंगे, मैथ्स और रीजनिंग, तो उसमें भी अगर जो 10 से 12-15 क्वेश्चन यहाँ पर आए हुए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो अगर आप ओवरऑल अगर यहाँ पर देखेंगे तो अगर आपकी स्ट्रेटेजी यहाँ पर सही है ना, तो आप करीब यहाँ पर 70 क्वेश्चन जो हैं, ठीक है, वो रिवाइज करके, रिवीजन करके, प्रैक्टिस करके, मतलब 65 to 70 क्वेश्चन जो है वो एग्जामिनेशन में, आज के एग्जामिनेशन में आप बिल्कुल यहाँ पर सही कर सकते थे। और 65-70 क्वेश्चन अगर आपके सही हो जाएंगे तो आपका एग्जामिनेशन में कोई सिलेक्शन नहीं रोक पाएगा, ठीक है। तो ये बात आपको थोड़ी सी यहाँ पर ध्यान रखनी है। तो मेरा पर्पस यहाँ पर ये था कि आप लोग इसको अपने एग्जामिनेशन जो आगे आने वाला है उनके लिए यहाँ पर प्रिपेयर करो, और आप इस बात पे विश्वास करिए कि जो भी आप पढ़ते हो वो एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। ये मैंने आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट कर दिया, और इन क्वेश्चंस को अपने स्टेट वगैरह के जो एग्जामिनेशन वगैरह होते हैं उनके लिए भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। और अगर आपको यहाँ पर ये सेशन अच्छा लगा है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको सेशन कैसा लगा, और इसी तरीके के नेक्स्ट सेशन में हम मिलेंगे। तब तक कीप स्माइलिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग, लगे रहो, एग्जाम क्लियर करो। थैंक यू सो मच, जय हिंद।